नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की टीम एक लंबा सफर तय कर आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची है। मैं आपको बता दूं कि रायबरेली अवध क्षेत्र में है और अवध क्षेत्र की 118 में से 97 सीटों पर कब्जा कर बीजेपी ने 2017 में सभी को चौंका दिया था। सवाल यही कि क्या 2017 की तस्वीर एक बार फिर बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी इस तस्वीर को बदलने में कामयाब होगी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दावे अपने अपने किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज एक अजीबोगरीब बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से आकर जो लोग सत्ता पाना चाहते हैं उन्हें अंदर घुसने मत देना, उन्हें बाहर कर देना। तो इसी को लेकर हमारी चर्चा होगी और रायबरेली क्षेत्र में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उस पर लोगों के क्या मुद्दे हैं, होगी इस पर बात। ये कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो। ये बहुत शर्म की बात है किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका जी की मौजूदगी में बिहारी का और यूपी के लोगों का, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को भैया कह के ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी। तो चलिए फटाफट आपका मेहमानों से तारुफ करा देती हूँ। सुरेश पटेल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और रामलाल अकेला जी बीजेपी से हमारे बीच मौजूद है। रायबरेली की जनता के लिए जोरदार तालियां, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत की बात। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि अवध क्षेत्र की 118 में से 97 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी 2017 के चुनाव में, लेकिन सवाल यही कि इस बार की होली कौन खेलेगा। क्या इस बार की होली बीजेपी खेलेगी या फिर रंगों का जश्न समाजवादी पार्टी मनाएगी। तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के साथ में सवाल शुरू करना चाहूंगी। रामलाल अकेला जी, जिस तरीके का बयान आज चरणजीत सिंह चन्नी ने दे दिया है और क्योंकि मैं रायबरेली में खड़ी हुई हूँ, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है, क्या लग रहा है कि वो फायदा सीधा बीजेपी को होगा? यूपी के लोगों की, बिहार के लोगों की बात की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राष्ट्रवाद की बात किया है और राष्ट्र को मजबूत करने की बात किया है। इसीलिए आप समाजवाद छोड़ के राष्ट्रवाद के साथ आ गए हैं। देखिए, समाजवाद की बात तो इसलिए मैं छोड़ के आया हूं कि समाजवादी जो पार्टी का इतिहास है, बेटे का बाप पे भरोसा नहीं, बहू का जेठ पे भरोसा नहीं, चाचा का भतीजे पे भरोसा नहीं, तो उत्तर प्रदेश की जनता का अखिलेश पे भरोसा नहीं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के आया हूं। मतलब समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आप नहीं गए बीजेपी में, बल्कि आपको उनकी नीतियां अच्छी लगने लगी। छोटा सा रिएक्शन आपसे। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अवध में बीजेपी ने 2017 में प्रदर्शन किया था, क्या आप उस तस्वीर को बदल पाएंगे? और चरणजीत सिंह चन्नी जो बात कर रहे हैं उससे क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसको दिल पर लेकर आपका फायदा हो सकता है इससे? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो भी बचा खुचा वोट बैंक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के दम पे उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। चलिए, मैं सभी को रोक रही हूँ और क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज झांसी में मौजूद है, उन्होंने हमारे सहयोगी रणवीर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो सुन लेते हैं और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रोड शो के लिए निकले तो भारी हुजूम उनको मिला। मुख्यमंत्री जी, 2 फेज का चुनाव हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस? फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 20 फरवरी को तीसरे चरण में झांसी में भी चुनाव है। पूरी झांसी कमिश्नरी आ रही है और आधा चित्रकूट बांदा कमिश्नरी भी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जी, 80-20 की बात हो रही है, 80-20 क्या है? 80 यही है
जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, वह 80 है। और जो हर हाल में विरोध करना, जैसे सुरक्षा पसंद नहीं, जिन्हें गुंडा राज पसंद है, माफिया राज पसंद है, वे 20 एक तरफ है। लोग सोच रहे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमें प्रदेश के हित में कार्य करने वाले और प्रदेश के हितों के विरुद्ध, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले माफिया प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में हमने उसको डिफाइन किया। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि 10 मार्च को फिर से बुलडोजर चलेगा और आचार संहिता के पहले आपने बुलडोजर ठीक करने को कह दिया था, तो अब बाकी रह गया है क्या अभी कार्रवाई करना? देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि 10 मार्च के बाद जो पहले 17 से 22 के बीच में चला है, 10 मार्च के बाद वही क्रम आगे बढ़ेगा। इस पर चलेगा जो कानून को हाथ में लेंगे, प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज का समर्थन कर रहे हैं। आप शिमला बना रहे थे और अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ठंडे पड़ गए। देखिए, ये तो उनकी बौखलाहट स्वयं बता रही है कि हार के कारण भाजपा प्रत्याशियों पर हमला करवा रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, 15-16 दिन बाकी हैं, 15-16 दिन के बाद ये गर्मी भी उतर जाएगी। आखिर सवाल, चन्नी साहब ने कहा है यूपी वालों को पंजाब नहीं आना। देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस ने देश को इतने जख्म दिए हैं, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, नक्सलवाद का, और इसलिए देश बार बार कांग्रेस को ठुकरा रहा है। आज तो संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती है और चन्नी जी स्वयं काशी आए थे। कम से कम सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के उपदेशों से कुछ ही प्रेरणा ले लेते तो संभवतः कुछ भला हो गया होता। लेकिन चूंकि विभाजन कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए जनता उनको जोरदार जवाब देगी। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आश्वस्त किया कि फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है और उन्होंने साथ साथ चिताया भी कि 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगी, फिर से कार्रवाई होगी और जो लोग भी बाकी रह गए हैं, जो अपराध करते हैं, जो कानून को हाथ। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि अब की बार 300 के पार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया है। भाई, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार, अब की बार समाजवादी पार्टी 400 पार। तो 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी आपने? अब की बार समाजवादी पार्टी 400 पार, अब की बार किसानों की सरकार, अब की बार मजदूरों। सवाल पूछिए, आपकी 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? आप कह रहे हैं 400 पार, तो 3 किसके लिए छोड़ दी? 3 सीटें विपक्ष होना चाहिए। चलिए, सवाल किससे आप? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी आए हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी रूपी वॉशिंग मशीन में धुल करके 3 दिन। अरे भाई, सवाल पूछिए ना, आप तो भाषणबाजी करने लगे। सवाल देखिए, मैं सवाल पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, इतने हताश और निराश हो गए इनके मुख्यमंत्री कि इनको फोटो एडिट करनी पड़ रही है। इसमें दिखाइए, इनको फोटो एडिट करनी पड़ रही है। देखिए, जो गर्मी निकालने की बात। आपसे सवाल पूछना है, भाषण नहीं सुनना है मुझे। यहाँ सवाल है तो पूछिए। नहीं, पूछना है मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनसे पूछना है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भोजन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसने? इस पर बीजेपी ने क्या किया? एक आध सवाल और ले लेते हैं। किससे आपका सवाल? किससे आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता से कि समाजवादी पार्टी के केवल नेता ही रायबरेली में जमीन कब्जा कर लिए हैं, ठीक है? जमीन पर कब्जा क्या सब? 24 साल के लड़के की हत्या हो जाती खुलेआम, यह सपा सरकार क्या दिखाएगी? तो चलिए, देखिए, विकास को लेकर पहला सवाल बीजेपी से। जिस तरीके से उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। कैसे लड़ पाइएगा आप? गुस्सा देख रहे हैं लोगों का यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 42,000 गरीबों को
पक्के मकान देने का काम किया। सारी तो सड़कें खुदी हुई हैं। मैं रायबरेली में आज आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जिस विकास का दावा आपके द्वारा किया जा रहा है वो विकास जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, रायबरेली के अंदर लगातार यहाँ की सांसद कांग्रेस की रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकाल मिला है उसने अपने समय में 42,000 गरीबों को झोपड़ी में जो रहते थे उन्हें कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़कर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। समाजवादी पार्टी सरकार आपकी भी रही है, रायबरेली की स्थिति विकट है, विकास देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार में तो आप भी रहे, कहते हैं ये एक्सप्रेसवे बनाया, ये बनाया, लेकिन रायबरेली की बात अगर हम करें तो 12 से 17 की सरकार में सबसे पहले बिजली के विषय में 29 बड़े पावर स्टेशन अखिलेश यादव जी ने लगाने का काम रायबरेली में किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला अस्पताल देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। चलिए ठीक है, अब जनता से सवाल ले लेते हैं। ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। मैम पहले मेरी बात, सब लोग शांत हो जाइए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। एक सवाल मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है, जैसे भी भाई साहब ने कहा कि जमीन यहाँ पे कब्जा हो रही है, तो जो सपा की नेता के लिए क्या, मेरी बात सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका खड़ी है माननीय अदिति सिंह, जो मेरी बहन जैसी है, मगर उन्होंने उनके राज में यहाँ पे मैडम मेरा क्वेश्चन है, एक देश एक पेंशन होनी चाहिए, नेताओं को पुरानी पेंशन और कर्मचारियों को बीजेपी से सवाल है आपका? बीजेपी से सभी पार्टियों से सवाल है, क्योंकि नेतागण सभी पुरानी पेंशन लेते हैं। एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से, अभी इन्होंने शुरुआत की राष्ट्रवाद को लेकर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी इलाहाबाद में आजाद गले में फांसी का फंदा लगा करके योगी और मोदी का गुब्बारा टांगा गया, क्या ये राष्ट्रवाद है इनका इससे? चलिए, समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल, जमीन पर अवैध कब्जे की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ मोदी हर रैली से चिल्ला कर यही बता रहे हैं कि देखिए कानून व्यवस्था नहीं है, गुंडा राज आ जाएगा अगर समाजवादी पार्टी आती है, और यहाँ पर मौजूद जनता भी अवैध कब्जे का आरोप लगा रही है आपके नेताओं के ऊपर। ये जो गुंडा राज की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हाथरस की बेटी के साथ क्या किया इन लोगों ने? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, उसका ये जवाब कब देंगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की गुंडा राज की, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अखिलेश यादव जी ने 100 डाल दिया। अरे ट्रैफिक जाम तो आज तक यहाँ खत्म नहीं हुए, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आप उठा रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरीके से एक हेल्पलाइन शुरू की गई, लेकिन मैं इससे इधर एक और मुद्दे पे आना चाहूंगी। मैं रायबरेली की जनता के मुद्दे पर आना चाहूंगी, और वो मुद्दा है ट्रैफिक जाम का, साफ पीने के पानी का। उसका अभी तक 5 साल का क्या हिसाब आप देंगे आज इस मंच? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, वो फ्लाईओवर बनाने का काम ये लगातार जारी है रायबरेली के अंदर। और जो शुद्ध पानी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह प्रयास कर रही है कि हर गरीब के घर में। अभी तक आप प्रयास ही कर रहे हैं, 5 साल सरकार चला चुके हैं। सवाल आपका? ट्रेनिंग चल रही है। ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। रायबरेली में 6 सीटें सभी पे ठाकुरों को टिकट दिया गया, किसी बैकवर्ड को टिकट नहीं दिया। मतलब जातिवाद। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि योगी जी जब आए थे, कहे थे कि किसानों की आय मैं 2022 में दोगुनी कर दूंगा, और किसानों को आज रात भर जानवर ताकना पड़ रहा है। यहाँ से जो भाजपा की कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पे रिंग रोड बन रही थी, उनके वसूली की वजह से वो रुका हुआ है, वो काम नहीं हो। सबका साथ सबके विकास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सभी उम्मीदवारों को आपने ठाकुरों को ही वोट दे दिया है। ब्राह्मण तो आपसे पहले ही नाराज है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जाति धर्म पे नहीं है। जो उचित है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो रायबरेली के को विकास की ओर ले जा सकते हैं, उनको हमने चुनाव के मैदान में उतारने का काम किया है। और दूसरा सवाल, अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैडम इस बार समाजवादी पार्टी 400 के पार। इनसे जरा पूछिए कितने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हो आप? क्या समाजवादी पार्टी 400? ठीक है, तो देखिए अपने अपने दावे हैं, और बीजेपी का यही कहना है जो ठाकुर टिकट दिए गए हैं उसको लेकर जनता की नाराजगी, और इस पर जवाब आपने सुना। आज रविदास जयंती है,
हर साल माघ महीने में पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार रविदास जयंती पर तस्वीरें कुछ अलग आई। और अलग इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है और हर राजनीतिक दल के दिग्गज नेता ने आज रविदास जयंती मनाते हुए वो दिखाई दिए। जो वजह है वो ये कि एक खास वर्ग के वोटर पर इन नेताओं की, इन राजनीतिक दलों की नजर है। तो भारत की बात में आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये कौन सा वर्ग है जिसको साधने की कोशिश रविदास जयंती के सहारे की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिला। हर साल आती हूँ, इस साल और भी अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। मौका खास है, वक्त बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के वक्त नेताओं की हर तस्वीर में अपने वोटरों के लिए संदेश जरूर होता है। यहां से जो यात्री और देश भर से यात्री आज जो बनारस आए हैं, उनकी सहूलियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूं, मैंने और योगी जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में संत रविदास मंदिर परिसर में हमने बहुत बड़ा भव्य लंगर हॉल श्रद्धालुओं को अर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और सीएम चन्नी तक हर कोई रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास के दरबार में मत्था टेकने पहुंचा था। ये सारी कवायद यूपी और पंजाब में जीत का आशीर्वाद हासिल करने के लिए है। संत रविदास समाज को एकता, प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश देकर गए थे। संत रविदास कह गए थे, रैदास जन्म के कारणे होते ना नीच कोई, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से छोटा होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो छोटा होता है, जन्म के हिसाब से कोई छोटा नहीं होता। संदेश साफ था कि संत रविदास ने जाति व्यवस्था और भेदभाव पर कुठाराघात किया। लेकिन संत रविदास की 645वीं जयंती मना रहा हिंदुस्तान क्या आज तक जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाया है? सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि चुनाव की रणनीति आज भी जातीय समीकरण के हिसाब से तय होती है। उम्मीदवार जातीय गणित के हिसाब से खड़े किए जाते हैं और इसलिए नेताओं की ये तस्वीर सुर्खियां बनी हुई है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे थे। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले संत रविदास के दर्शन किए और उसके बाद आई ये तस्वीर जब पीएम मोदी भजन गा रहे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए और कीर्तन के दौरान झांझ बजाने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास जयंती के दिन उनका आशीर्वाद लिया। वाराणसी में जयंती के दिन नेताओं का जमावड़ा लग गया। वाराणसी में जमावड़ा इसलिए लगा क्योंकि ये संत रविदास की जन्मस्थली है। यूपी तो यूपी,
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में रविदास जी की जन्मस्थली पर पहुंचे। आप सोच रहे होंगे कि पंजाब में चुनाव के बीच में सीएम चन्नी वाराणसी में दर्शन करने क्यों आए। दरअसल संत रविदास की जयंती के जरिए एससी वोटरों को साधने की सीएम चन्नी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में संत रविदास को मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। रविदास जयंती की अहमियत पंजाब में ऐसी है कि इसी की वजह से पंजाब में चुनाव की तारीख 14 फरवरी से बदलकर 20 फरवरी की गई थी। सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने माथा टेका और उसके कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविदास मंदिर पहुंचे। रविदास जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गुरु रविदास के जन्म स्थान पर। ये जगह है वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है यहाँ पर गुरु रविदास के दर्शन करेंगे, उनकी प्रतिमा के दर्शन करेंगे। मंदिर में दाखिल होने से पहले सर को बांधा कवर किया जा रहा है, जो जिस तरह से जो रीति है रिवाज है उसका पालन करते हुए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी का जो है निर्वहन करते हुए, उसी रीति का निर्वहन करते हुए मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। संत रविदास के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से निकले हैं उस जगह के लिए जहां पर टेंट लगे हुए हैं, जहां पर जो अनुयायी हैं संत रविदास के वो मौजूद हैं और उनके साथ में बैठ करके लंगर करने के लिए। वाराणसी की जमीन पर नेताओं का तांता लगा हुआ था, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए एससी वोट तो हर पार्टी को चाहिए, और इसीलिए दोपहर होते होते कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ रविदास मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले भाई बहन ने रविदास मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया, उसके बाद लंगर में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाने के बाद राहुल और प्रियंका दोनों ने मिलकर सेवा भी की और लंगर का प्रसाद परोसा भी, और फिर दोनों काफी देर तक अमृतवाणी सुनते नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी वाराणसी में रविदास जयंती के मौके पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। दरअसल यूपी की राजनीति में संत रविदास मंदिर का महत्व और जगह बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी माहौल में जयंती के मौके पर नेताओं के इस एक्शन का जनता पर रिएक्शन क्या है। वाराणसी में मौजूद मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने लोगों से पूछा कि वाराणसी आकर दर्शन कर रहे नेताओं की इस कोशिश को आप किस तरह देखते हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं जो यूपी से भी हैं, पंजाब से भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेजर सिंह। कहाँ से आए? पंजाब से। हाँ। ये बताइए कि नेताओं के आने का सिलसिला लगा है, सुबह से मुख्यमंत्री भी आए, पंजाब के भी आए, राहुल गांधी भी आए, योगी भी आए, यहाँ पर आकर के लगता है कि वो आप लोगों को खुश कर पाएंगे और वोट हासिल कर पाएंगे? हाँ पावांगे भाई, हाँ पावांगे। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पर जो नेता चक्कर लगा रहे हैं उनको वोट मिलने में फायदा होगा? नहीं सर, इससे कोई फायदा नहीं होगा जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। अगर आएंगे तो भी दरबार है, कोई भी आ सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए नेता लोग चक्कर लगा रहे हैं मंदिरों के पे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चन्नी हो, मुख्यमंत्री योगी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, तो क्या मंदिर के चक्कर लगाने से, क्योंकि यहाँ पर आपके समाज के लोग पहुँचते हैं, अनुयायी हैं, तो क्या आपके समाज का वोट उन नेताओं को मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने मंदिर में यहाँ पर आए हैं? नहीं सर, नहीं इससे नहीं होगा। नहीं, वो समाज का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, यहाँ से आने से थोड़ी नहीं मिलेगा उनको वोट के लिए आते हैं भाई लोग जी। तो वोट मिल जाएगा क्या? वैसे कोई नहीं आता, सब वोट के लिए आता। हमने पहले भी कहा था कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और अंकित गुप्ता के साथ हुई बातचीत में आपको भी यही लगा होगा, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर एससी वोटरों की चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका है, सरकार बनाने में वो किसी पार्टी की कितनी मदद कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। उत्तर प्रदेश में एससी आबादी 4 करोड़ 14 लाख है। यूपी की कुल आबादी में एससी का 21% हिस्सा है। 3 दिन बाद यूपी के 16 जिलों में तीसरे चरण का चुनाव है, और इन 16 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। अब देखिए तीसरे चरण के वो जिले कौन कौन से हैं। कानपुर देहात में 25% एससी वोटर हैं, हमीरपुर में 23% एससी वोटर हैं, महोबा में 26%, तो जालौन में करीब 27% एससी वोटर हैं, जबकि औरैया और झांसी में 28% एससी वोटर हैं।
मतलब साफ है कि तीसरे चरण में एससी वोट बैंक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है और इसीलिए हमीरपुर पहुंचते ही योगी के हमले की तोप का मुंह अखिलेश यादव से घूमकर मायावती की तरफ हो गया। 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनची का हाथी डकार जाता था। बहनची के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है। समझ रहे हैं ना आप, जिले में खास समुदाय के वोटरों की संख्या के हिसाब से कैसे रणनीति बदल जाती है। यूपी में एससी वोटर की मौजूदगी कितनी बड़ी है ये तो आप समझ गए, लेकिन ये वोटर कैसे सरकार बनाते हैं अब वो देखिए। एससी वोटर के दो हिस्से हैं, एक जाटव और दूसरा गैर जाटव। जाटव मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है और इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर गैर जाटव वोटों पर रहती है। ये बात बहन जी जानती हैं, इसलिए उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जाटव और गैर जाटव दोनों वोट उनको ही मिले। आज लखनऊ में अपनी रैली में एसपी कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने के साथ साथ वो अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा उठाना नहीं भूली। कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। जाटव और गैर जाटव वोटों का पैटर्न कैसे काम करता है उसे समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करिए। जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी और मायावती की बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई थी, उतने खराब प्रदर्शन के बावजूद 2017 में 86% जाटवों ने मायावती को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9% जाटव वोट मिले और एसपी को 3%। लेकिन बीजेपी गैर जाटव वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। 2017 में मायावती को 43% गैर जाटव वोट मिले, एसपी को 10% और बीजेपी को 31% गैर जाटवों ने वोट किया था। ठीक ऐसा ही 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आई और बीएसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली थी। बावजूद इसके उस प्रचंड लहर में भी बीजेपी को सिर्फ 17% गैर जाटव वोट हासिल हुए थे। शायद यही वजह है कि रविदास जयंती के मौके पर हर पार्टी के नेता उनके दरबार में शीश नवा रहे हैं और सत्ता तक ले जाने वाली सड़क की तलाश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।